मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट कर दिया है और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का फर्स्ट पार्ट है। वी टॉक्ड अबाउट द नेजल चेंबर, एक्सटर्नल लेयर्स, नेजल चेंबर, कैसे एयर जाती है, ह्यूमिडिफाई होती है, फिल्टर होती है और फाइनली इंटरनल लेयर्स के थ्रू नेजोफैरिंग्स में पहुंचती है, नेजोफैरिंग्स से लैरिंगोफैरिंग्स में पहुंचती है, लैरिंगोफैरिंग्स से अब वो जो एयर है वो फाइनली पहुंचेगी लैरिंग्स में। नाउ व्हाट इज लैरिंग्स? लेट अस रीड about larynx now. larynx जो है स्टूडेंट्स, ये ट्रेकिया का टॉप पार्ट है, यानी इसके नीचे से फिर ट्रेकिया स्टार्ट हो जाएगा। सो वी कैन से दैट इट लाइज और इट इज लोकेटेड ऑन एंटीरियर अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया के ऊपर है ये। लैरिंगोफैरिंग्स इसमें ओपन करेगा और फिर ये ट्रेकिया में एंटर करेगा। नाउ डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स ऑफ आवर बॉडी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों कहते हैं वॉइस बॉक्स? क्योंकि यहीं पे साउंड प्रोड्यूस होता है। हम देखेंगे कैसे। सो why it is called? Because sound is produced here. It is produced here. Now these are the direct questions. Now larynx जो है स्टूडेंट, ये कार्टिलेज का बना हुआ एक पार्ट है, क्योंकि कार्टिलेज हम जानते हैं कंपैरेटिवली इलास्टिक स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू बोन। सो नाउ दिस इज मेड ऑफ 9 cartilages. This is the next question. हम एक ट्रिक भी लर्न कर लेंगे इन सब कार्टिलेजेस के नाम याद रखने के लिए। टोटल कार्टिलेज 9 है, लेकिन टाइप ऑफ कार्टिलेज 6 है। 6 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, यानी कि कुछ कार्टिलेज सिंगल होंगे और कुछ कार्टिलेज पेयर में होंगे। अगर सारी पेयर्ड होती तो 6 2 12 कार्टिलेज हो जाती, सारी सिंगल होती तो 6 कार्टिलेज होती, यानी कुछ सिंगल है और कुछ जोड़े में है, पेयर में है। सो वी कैन से दैट, यहां पे मैं लिख देती हूं 3 पेयर्ड प्लस 3 अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड वाली 3 हो गई और पेयर वाली 3 into 2 6 हो गई, टोटल 6 plus 3 9 हो गई। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर दीज कार्टिलेजेस? लेट अस लर्न अबाउट दिस। सो द फर्स्ट कार्टिलेज इज, जो सबसे बड़ी कार्टिलेज है, उसको समझाने के लिए आप ऐसा इमेजिन करिए, मैं ये एक पेपर पेन से आपको इसको समझाती हूँ। सपोज इस पेपर पे हम सबसे बड़ी कार्टिलेज पहले बनाएं, जो इस तरह से है, लाइक दिस। ऑलराइट, आई शेप में है ये इस तरह से स्टूडेंट्स, आई शेप में। सबसे बड़ी कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज, ये थायराइड ग्लैंड नहीं है, थायराइड कार्टिलेज है। नाउ इस कार्टिलेज के नीचे स्टूडेंट्स एक सिंगल कार्टिलेज है, इस तरह से पूरी। मैं इसे फिल कर देती हूं इस तरह से। नाउ इधर पे 2 कार्टिलेजेस हैं जो ऐसे ट्राइंगल शेप की हैं, छोटी हैं, दे आर क्वाइट स्मॉल, लाइक दिस। इस कार्टिलेज से भी कुछ कार्टिलेजेस अटैच्ड हैं जो हम पढ़ेंगे, और यहां से भी एक कार्टिलेज निकल रही है अपर पार्ट में थायराइड से। नाउ व्हाट हैपेंस? अगर इस स्ट्रक्चर को अपन ऐसे फोल्ड कर ले, इसको ऐसे फोल्ड करें, तो फ्रंट में हमें क्या दिख रहा है? फ्रंट में बड़ी सी कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज, और ये वाली कार्टिलेज है जो नीचे वाली कार्टिलेज है, सिंगल कार्टिलेज। ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। और अगर अपन पीछे की तरफ देखें तो पीछे भी थायराइड कार्टिलेज आ रही है, पर इनकम्प्लीट है, सिर्फ ऊपर नीचे है, और नीचे वाली जो कार्टिलेज है वो पूरा रिंग की तरह कवर करे हुए, प्लस ये जो ट्राइंगल वाली है ये भी पीछे की तरफ है, और ये कार्टिलेज जिसको अपन ने यहाँ थायराइड से बनाया था, ये भी ऐसे ऊपर की तरफ निकल रही है, इधर इससे उभर रही है। तो हम पीछे से देखेंगे तो ये हमें पीछे भी दिखेगी, और आगे से देखेंगे तो हमें आगे भी दिखेगी, इस तरह वो टॉप में है। नाउ व्हाट हैपेंस?
लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कार्टिलेज, जो सबसे बड़ी कार्टिलेज है, इट इज द थायराइड कार्टिलेज। अब क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो टोटल नंबर 9, टोटल टाइप्स 6। फर्स्ट टाइप इज थायराइड कार्टिलेज, दिस इज लार्जेस्ट। पहला क्वेश्चन, ये पूरी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एमसीक्यूज आते हैं। नंबर कितना है इसका? 1 है, सिंगल है, सी शेप्ड की है, पीछे की तरफ इनकम्प्लीट है, आगे की तरफ पूरा कवर कर रही है, दैट मीन्स इट इज डॉर्सली इनकम्प्लीट। सारे क्वेश्चंस हैं, लार्जेस्ट, सिंगल, इसका शेप और कहां से कंप्लीट होती है, कहां से इनकम्प्लीट होती है। नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। अगर आपको याद हो, जब हमने एनिमल टिश्यू में कार्टिलेजेस के टाइप पढ़े थे, हाईलाइन, फाइब्रस, इलास्टिक, तो हाईलाइन कार्टिलेज में हमने पढ़ा था लैरिंग्स की 3 कार्टिलेजेस के नाम, वही तीनों यहां पर हम लिख रहे हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। इस कार्टिलेज में क्या होता है स्टूडेंट्स? मेल्स में ये यहां पर है, इस जगह पर, गले में, नेक में, इस जगह पर, इस कार्टिलेज में कई बार एक उभार आ जाता है। आपने कई मेल्स में अगर नोटिस किया हो, कई लड़कों में, तो यहाँ पर ये सब प्रोमिनेंट उभरा हुआ पार्ट रहता है। अगर कोई दुबला पतला है तो बहुत ही ज्यादा उभरा हुआ दिखता है। ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, इसीलिए मेल्स में होता है। इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। एडम इसीलिए क्योंकि पहला मेल एडम माना जाता है, एडम एंड ईव, सो एडम एंड एडम एप्पल, एप्पल की तरह है ये। सो व्हाट इज एडम्स एप्पल? वेंट्रल यानी फ्रंट की तरफ है, वेंट्रल प्रोमिनेंस इन दिस कार्टिलेज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। So we can write that ventral prominence in males due to testosterone is known as Adam's apple। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन, एडम्स एप्पल किस ऑर्गन में मिलता है? लैरिंग्स में। कौन सी कार्टिलेज में मिलता है? थायराइड कार्टिलेज में। कौन से पार्ट ऑफ थायराइड में? फ्रंट पार्ट, वेंट्रल पार्ट। मेल या फीमेल? मेल्स। क्यों होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप। नाउ लेट अस सी द सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये भी सिंगल है, जो इसके ठीक नीचे हमने पढ़ी थी। सो दिस इज ऑल्सो सिंगल। ये सिग्नेट रिंग शेप्ड है, जैसे हमारी अंगूठी होती है वैसी है, रिंग शेप्ड है और थायराइड के नीचे है, बिलो थायराइड कार्टिलेज। ये भी हाईलाइन कार्टिलेज है। हमने तीनों एग्जांपल्स लिखे थे स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल्सो हाईलाइन, सिंगल, रिंग शेप्ड, बिलो थायराइड कार्टिलेज। नाउ लेट अस सी द थर्ड। थर्ड जो एक जोड़ी है, वन पेयर है। सो दिस इज वन पेयर और यू कैन से 2 इन नंबर। ये पिरामिड शेप की है, नियरली पिरामिड शेप, और वी कैन से ट्राइंगुलर शेप, पिरामिड शेप, और ये प्रेजेंट है बैक साइड में। सो दे आर प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ लैरिंग्स। इसका शेप पूछते हैं, नंबर पूछते हैं, और ये भी कैसी है? हाईलाइन कार्टिलेज। सो दीज 3 आर द मेन कार्टिलेजेस एंड दे ऑल आर हाईलाइन कार्टिलेज। नाउ लेट अस सी 3 मोर। टोटल कितनी हो गई? एक थायराइड, एक क्रिकॉइड, 2 एरिटेनॉइड, यानी 2 + 1 + 1 4 हो गई है। 5 और होनी चाहिए। सो लेट अस सी द फोर्थ वन। फोर्थ इज कॉल्ड स्टूडेंट्स कॉर्निक्यूलेट और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, साइंटिस्ट के नाम पे। नाउ अगर आपको याद हो, जब हमने कार्टिलेज का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उन तीनों के एग्जांपल्स, थायराइड, क्रिकॉइड, एरिटेनॉइड के एग्जांपल लिखे थे हाईलाइन कार्टिलेज में, और कॉर्निक्यूलेट, क्यूनिफॉर्म एंड एपिग्लॉटिस, ये 3 नाम हमने लिखे थे इलास्टिक कार्टिलेज में। सो हम वही लिख रहे हैं। ये भी 1 पेयर होते हैं, दैट मीन्स दे आर 2 इन नंबर। और कैसी है ये? दे आर इलास्टिक कार्टिलेज। अब ये सब बैक की तरफ है स्टूडेंट्स, पीछे की तरफ है, एरिटेनॉइड से कनेक्टेड होती है। नाउ द फिफ्थ वन।
इट इज क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये भी वन पेयर होगी, ये भी बैक साइड में रहती है, एंड दिस इज ऑल्सो इलास्टिक। तीनों इलास्टिक है, इसीलिए हम एक साथ लिख रहे हैं। पहले हमने तीनों हाईलाइन लिखी, फिर हमने तीनों इलास्टिक लिख रहे हैं। नाउ सिक्स्थ, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज एपिग्लॉटिस। जो मैंने आपको बताया था थायराइड से, अगर ये थायराइड कार्टिलेज है फ्रंट में, तो इस पे से इस तरह से ये निकलती हुई एक्सटेंशन आगे से भी दिख रही है, पीछे से भी दिख रही है। एक्चुअली थायराइड कार्टिलेज से लैरिंग्स की शुरुआत हुई है, तो ये जो छेद है ऊपर, इस ओपनिंग को कहेंगे ग्लॉटिस। यहां ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स, आप समझिएगा, ये ऊपर का पार्ट जो है, दिस पार्ट, दिस इज लैरिंगोफैरिंग्स। यहाँ पे कहीं पर ईसोफेगस की ओपनिंग होगी, गलेट, यहाँ पे ये छेद है, दिस इज ग्लॉटिस। यहाँ से ये पूरा पार्ट फैरिंग्स है, फैरिंग्स की मेन सबसे बड़ी मसल है ये, सॉरी कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज। तो यानी ये छेद जो है ये क्या है, दिस इज ग्लॉटिस। और ये थायराइड कार्टिलेज से ये उभर कर आ रही है लाइक दिस, दिस इज द एपिग्लॉटिस। कार्टिलेज है इलास्टिक, एक ढक्कन जैसा है। जब हम स्वैलो करेंगे, खाना निगलेंगे, तो खाना ईसोफेगस में ही जाए बगल में, ट्रेकिया में ना जाए, इसलिए ये जो उभार है, दिस एपिग्लॉटिस, ये ढक्कन, मैं पीछे से दिखा रही हूं आपको, ये ढक्कन इस तरह से छेद को कवर कर देगा। और जब ये छेद कवर हो जाएगा, ग्लॉटिस कवर हो जाएगा, तो फूड विल गो डायरेक्टली इनटू द गलेट एंड नॉट इनटू द विंड पाइप। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिंगल है, अभी अभी हमने देखा इस तरह से उभरी हुई, सो दिस इज सिंगल। लीफ शेप्ड है, लीफ शेप्ड, इलास्टिक की ही बनी हुई है, सो दिस इज ऑल्सो इलास्टिक कार्टिलेज। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द थायराइड कार्टिलेज। इसका मेन फंक्शन जिसपे क्वेश्चन आता है, इट कवर्स ग्लॉटिस ड्यूरिंग डेग्लूटिशन, निगलते टाइम ग्लॉटिस को कवर कर देगी। ऊपर नेजल कैविटी को, इंटरनल लेयर्स को कवर कर रहा है यूविला, और नीचे विंड पाइप को कवर कर रहा है एपिग्लॉटिस, ताकि सीधे फूड ईसोफेगस में ही जाए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कैसा दिखेगा अगर हम फ्रंट से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये इस तरह से फ्रंट से देख रहे हैं, तो ये इतना पार्ट दिखेगा थायराइड कार्टिलेज का, पीछे भी है बट हमें इतना दिख रहा है। ये चारों तरफ सर्कल करती हुई पूरी रिंग की तरह, बीच में तो खोखली खाली जगह है पूरी, दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। लेट मी लेबल, दिस इज थायराइड कार्टिलेज, दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज, और थायराइड के पीछे इस तरह से ये निकली हुई हमें दिखेगा एपिग्लॉटिस। ये फ्रंट साइड है, दिस इज वेंट्रल, वी आर व्यूइंग इट फ्रॉम द फ्रंट, दिस इज वेंट्रल व्यू ऑफ लैरिंक्स। अगर हम पीछे से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें एरिटेनॉइड, क्यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट प्लस एपिग्लॉटिस भी दिखेगा, क्योंकि वो भी इस तरह से एक्सटेंड हो रहा है। सो दिस इज द वेंट्रल व्यू, दीज आर द मेन विच वी विल सी फ्रॉम द फ्रंट साइड। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कार्टिलेजेस। अब अगर हम नंबर काउंट करें, 4 ऑलरेडी हो चुकी थी, 5, 6, 7, 8 एंड 9. So there are 9 cartilages, total 6 types, 3 hyaline, 3 elastic. Now हमने लैरिंग्स को कहा, ये पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, हमने लैरिंग्स को कहा था वॉइस बॉक्स, यानी यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब आवाज कैसे प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट, ये बिल्कुल वैसा ही फिनोमेना है जैसे कि जब पेड़ पे से हवा गुजरती है तो पत्तियों को जब वो टच करती है तो पत्तियों के फड़फड़ाने से, वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। या ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी बजाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फूंक मारते हैं, यानी हम हवा माउथ से बाहर छोड़ते हैं। कहाँ छोड़ते हैं? उस खाली पाइप में, ऑर्गन पाइप में, कोई भी, चाहे फ्लूट हो, बांसुरी हो, या वो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें हम क्या करते हैं, हम वी ब्लो द एयर आउट, हवा उस ऑर्गन में जाएगी, उस ऑर्गन पाइप में, या जो फ्लूट है, बांसुरी है, और वो फिर वहां पे गूंजेगी, रेजोनेंस होगा, वाइब्रेशंस होंगे, और उसके कारण से साउंड प्रोड्यूस होगा।
ये लैरिंग्स भी वैसा ही है, चारों तरफ कार्टिलेजेस से कवर है, बीच में खाली जगह है और बहुत सारी मसल्स हैं जो इन कार्टिलेजेस से को आपस में जोड़े हुए हैं, जिन्हें हम लैरेंजियल मसल्स बोलते हैं। आपके लेवल पे आपको इन लैरेंजियल मसल्स के नाम याद नहीं करने, वो आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। सो ये सारी मसल्स जो है इन कार्टिलेजेस को जोड़े हुए हैं। अब क्या होता है, अगर हम बैक साइड देखें तो सपोज ये एपिग्लॉटिस है लाइक दिस, यहाँ पे कहीं पर एरिटेनॉइड्स हैं, एरिटेनॉइड से फिर ये कॉर्निकुलेट है और कॉर्निकुलेट से फिर इस तरह से ये क्यूनिफॉर्म है, इस तरह से ये सब अरेंज्ड है। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज द डॉर्सल व्यू ऑफ लैरिंक्स। आई एम नॉट राइटिंग द डिटेल्स, ये एपिग्लॉटिस हो जाएगी, ये एरिटेनॉइड और बाकी दो अलग हो जाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंस, खोखला चेंबर है, आप इमेजिन करिएगा, पीछे की तरफ डब्बा सब कार्टिलेजेस से कवर्ड है, यहाँ पे दो पतले पतले म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं। आप ऐसे इमेजिन करो, एक पेपर रोल करके लगा दिया पतला सा, एक और पेपर रोल करके लगा दिया। सो लेट मी ड्रॉ देम लाइक दिस, दिस इज वन फोल्ड हियर, ये एक और फोल्ड है लाइक दिस, वन पेयर फोल्ड है। ये है पीछे की तरफ, इसके आगे की तरफ एक और पेयर फोल्ड है, हम इस तरह से बना रहे हैं उसको। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड है, और म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब बहुत पतली सी मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। जैसे गिटार में या किसी में जो स्ट्रिंग्स होती है उन्हें कॉर्ड्स कहते हैं, और आवाज प्रोड्यूस होगी तो वोकल कॉर्ड्स। व्हाट आर दीज? दीज आर folds of mucous membrane। फर्स्ट पॉइंट, कहां से अटैच्ड है? एरिटेनॉइड से ये अटैच्ड है बेसिकली, पूरी कैविटी में इस तरह से। नाउ व्हाट हैपेंस, लेट मी राइट अटैच्ड टू एरिटेनॉइड्स। अब ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फॉल्स वोकल कॉर्ड, यानी इनमें कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं होने वाली है। ये केवल जो ट्रू वोकल कॉर्ड है जिनसे आवाज प्रोड्यूस होगी उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे और उनको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। ये आगे वाले हैं, फ्रंट वाले, ये कैविटी है, आगे दो है, पीछे की तरफ दो है। आगे वाले जो है वो फॉल्स हैं, याद रखना। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा लगता है जो चीज ट्रू है वो आगे होनी चाहिए, इसको उल्टा याद रखना है। सो दे आर एंटीरियरली प्रेजेंट, एंटीरियर, एंड नो साउंड प्रोडक्शन, इसका कोई रोल नहीं है साउंड प्रोड्यूस करने में। इसका मेन फंक्शन है प्रोवाइड्स मॉइस्चर एंड प्रोटेक्शन टू ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ऑलराइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं। इनमें कोई मसल्स नहीं है, इनमें कोई वाइब्रेशंस नहीं होते हैं, और ये इसीलिए साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। अगर इस डायग्राम में मुझे लेबल करना है तो ये जो पिंक वाले फ्रंट की तरफ हैं इसे हम लिख देंगे फॉल्स वोकल कॉर्ड। कितने हुए स्टूडेंट्स? वन पेयर है। सो लेट मी राइट दिस इज वन पेयर, एक जोड़ी। नाउ एक और है जो पोस्टीरियरली है, जहां से आवाज निकलेगी, एंड दिस इज ट्रू वोकल कॉर्ड। ये भी कितने टोटल? टू है या वन पेयर है। कहां प्रेजेंट है? पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, पोस्टीरियर। ये वाइब्रेट होंगे, और जब ये वाइब्रेट होंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। सो इनका मेन रोल है साउंड प्रोडक्शन by vibrations। very important। so let me label, ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर बनाया है दिस इज ट्रू वोकल कॉर्ड। अब क्या होता है, ये सपोज एक वोकल कॉर्ड है, ये एक वोकल कॉर्ड, हम ट्रू की बात कर रहे हैं, और ये इस तरह से है पास पास में। नाउ ऊपर छेद है ग्लॉटिस जहां से हवा आ रही है।
जब हम इनहेल करते हैं एयर, व्हेन वी टेक इनसाइड द एयर, तब लैरिंग्स की मसल्स जो है वो रिलैक्स करती हैं, और लैरिंग्स की मसल्स रिलैक्स करती हैं, तो ये मसल्स, ये जो आसपास सारी कार्टिलेजेस हैं इनसे अटैच हैं, तो ये सब रिलैक्स करेंगी, तो ये वोकल कॉर्ड भी रिलैक्स करेगा। और जब ये रिलैक्स करेगा तो ये जो ओपनिंग है ग्लॉटिस की ओपनिंग, ये पूरा छेद बड़ा हो जाएगा और हवा आराम से अंदर चली जाएगी। अंदर फिर इसकी ट्रेकिया है, या नीचे कह ले, नीचे ट्रेकिया है। ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपेंस, ये हो रहा है इनहेलेशन के टाइम, ये रिलैक्स हो गया। जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं तो लैरिंग्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ये इनमें टेंशन क्रिएट होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जब टेंशन क्रिएट होता है तो ये पतले से फोल्डेड म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए फड़फड़ाते हैं, अटैच्ड इस तरह से, इनमें वाइब्रेशंस होते हैं, और ये वाइब्रेशंस हो रहे हैं और हवा अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो एक आवाज प्रोड्यूस होगी, एक साउंड प्रोड्यूस होगी। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, साउंड प्रोडक्शन इज द मेन रोल ऑफ दीज वोकल कॉर्ड्स, और ये साउंड प्रोड्यूस कब करते हैं? ड्यूरिंग एक्सहेलेशन ऑफ एयर, सांस छोड़ते टाइम साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, अब इनमें जितना ज्यादा टेंशन होगा उतनी हाई पिच होगी। सो दे आर लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इन मेल्स, ये क्वेश्चन भी आता है, मेल्स में ये लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये भी पूछते हैं कि कौन से टाइम पर ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं? एक्सहेलेशन के टाइम पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द लैरिंग्स, आप इसको नोट डाउन करिए, देन वील रीड फर्दर। So students, we have seen the main function of larynx and that is the voice production, और plus इसके थ्रू एयर जो है वो फाइनली ट्रेकिया तक पहुंचेगी पास करके। So now let us quickly learn a trick, ताकि हम इन सभी 6 टाइप की कार्टिलेजेस जो लैरिंग्स में प्रेजेंट है, हेंस दे आर कॉल्ड लैरिंजियल कार्टिलेजेस, को रिमेंबर कर सकें। और ट्रिक बहुत सिंपल है, हम सबको कैल्शियम एंड सप्लीमेंट्स कंटिन्यूअसली लेने चाहिए ताकि हमारे बॉडी का एंड्योरेंस बढ़ा रहे। सो द ट्रिक इज टेक कैल्शियम एंड सप्लीमेंट्स कंटिन्यूअसली फॉर एंड्योरेंस। लेट अस सी हाउ टू यूज दिस ट्रिक। T से लार्जेस्ट कार्टिलेज, दैट इज द थायराइड कार्टिलेज, देन C से next, which is the cricoid cartilage just below the thyroid, then the 2 posterior arytenoid cartilage, then मैं यहाँ नंबर भी लिख देती हूँ, ये 1 होती है, ये भी 1 होती है, ये 2 होती है। Now these are cartilage of Santorini and these are also 2. This is cuneiform cartilage, they are also 2 in number, and last but not the least, most important, epiglottis, which is a single cartilage. So this is 1 in number. So these are all the important cartilages. You please note this down, and then we will talk about the next part, trachea. So now let us move on to the next part of the human respiratory tract, and that is the trachea. Trachea, which is also called food pipe. Now एयर जो है अभी फैरिंग से होती हुई लैरिंग्स में एंटर हो गई है, और लैरिंग से अब वो आएगी ट्रेकिया में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ट्रेकिया नेक से स्टार्ट होता है, यहाँ पे लैरिंग्स है, इस जगह पे यहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट होगा, और ये जो चेस्ट कैविटी है हमारी पूरी, इसके मिडिल पार्ट तक ट्रेकिया रहेगा, और फिर मिडिल पार्ट से वो 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगा। सो it extends up to mid thoracic cavity, mid thoracic cavity, एक्चुअली T5 के लेवल पे जाके 12 thoracic vertebrae है, मिडिल हो गया T6, T5 के लेवल पे जाके 2 में डिवाइड हो जाता है, तब इसे हम ब्रोंकस कहते हैं, ट्रेकिया नहीं। सो विंड पाइप एंड अप टू मिड thoracic cavity, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है ये, 10 to 11 सेंटीमीटर्स इसकी लेंथ है, और अबाउट 2 सेंटीमीटर्स इसकी विड्थ है। सो इट इज अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। हम स्टूडेंट्स
क्योंकि अब ट्रेकिया डिवाइड होता ही जाएगा बहुत छोटे छोटे नैरो पार्ट्स में, जिन्हें ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स कहेंगे अपन। तो हम इन सब में जो एपिथेलियम प्रेजेंट है और जो उनका डायमीटर है वो एक साथ एक टेबल फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हमें याद रह जाए, हम उसे अलग अलग नहीं लिख रहे हैं। ऑलराइट, अगर आपके स्कूल में अलग से ट्रेकिया पे क्वेश्चन आए तो उस टेबल में से टाइप ऑफ एपिथेलियम एंड डायमीटर को आप इस पार्ट में ऐड कर देना। सो इट इज 10 to 11 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। कैसा होगा आइए देखिए। नाउ सपोज दिस इज द थायराइड कार्टिलेज, सबसे पहले लैरिंग्स है, ये ऊपर है एपिग्लॉटिस और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये हम फ्रंट से देख रहे हैं। नाउ दिस इज द ट्रेकिया, 10 to 11 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ये ट्रेकिया T5 के लेवल पे जाके दो ब्रोंकस में डिवाइड होता है, जिसे कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, लाइक दिस। ये प्राइमरी ब्रोंकस जो है स्टूडेंट, ये लंग्स में एंटर करेंगे और लंग्स जो है वो ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, हम अभी पढ़ेंगे। सो लाइक दिस। यहां नीचे डायफ्राम होगा, हम पढ़ चुके हैं डायफ्राम, जो कि एक मसल है और ये मसल चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच का एक डिवीजन है, लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ अभी हम ट्रेकिया की बात कर रहे हैं। सो लेट मी जस्ट क्विकली राइट, दिस इज द ट्रेकिया। ये हम ऑलरेडी लेबल कर चुके हैं, ये लैरिंग्स का पार्ट है जिसमें एपिग्लॉटिस, थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज हमें दिख रही है। अब ये विंड पाइप जो है, इसे प्रोटेक्शन देने के लिए ताकि कहीं लो एयर प्रेशर में ये कोलैप्स नहीं हो जाए, इसमें कार्टिलेज के छल्ले होते हैं। और ये जो रिंग्स हैं कार्टिलेज की, ये कौन सी कार्टिलेज है? ये भी हाईलाइन कार्टिलेज। अगर आपको याद हो, हाईलाइन कार्टिलेज में हमने एग्जाम्पल में लिखा था ट्रेकियल रिंग्स। ये इसको कैसे कवर करती है? जैसे सपोज अगर ये ट्रेकिया है तो जो रिंग है वो ऐसे पूरा कवर नहीं कर रही है, वो सी शेप की रिंग है, यानी सिर्फ फ्रंट पार्ट से कवर करेगी और पीछे वो एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या है? ईसोफेगस। हम जो डायग्राम्स बना रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स, वो हमने साइड से बनाए हैं इस तरह से, इसीलिए हमें दो छेद दिखते हैं। ये आगे हम इस तरह से बनाते हैं, यहाँ से नेजल कैविटी, लिप्स, देन दिस, देन नेक, तो हम इधर दो बनाते हैं, एक ग्लॉटिस एक गलेट। बट एक्चुअली अगर बॉडी की बात करें तो फ्रंट की तरफ ट्रेकिया है और पीछे की तरफ क्या है? ईसोफेगस है। पीछे ईसोफेगस है तो यानी कि बैक साइड में ये रिंग एब्सेंट है, फ्रंट साइड में ये प्रेजेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो लेट अस राइट दैट ट्रेकिया के बारे में, इट हैज कितने 16 to 20 सी शेप्ड, हर पॉइंट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट। और कैसे इनकम्प्लीट है? पीछे की तरफ इनकम्प्लीट हाईलाइन कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन, कितनी होती है? शेप कहां पे इनकम्प्लीट है? सी है ना, तो इनकम्प्लीट है, ओ नहीं है। कौन सी टाइप की कार्टिलेज है और फिर इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया ड्यूरिंग लो एयर प्रेशर। पिचक नहीं जाए कहीं, लो एयर प्रेशर। पीछे तो सपोर्टेड है, ईसोफेगस है। और दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ट्रेकिया इज अ सिंपल विंड पाइप एंड देन इट विल डिवाइड इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एट T5 यानी 5th thoracic vertebrae के लेवल पर इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई। singular is bronchus, plural is bronchi. So it divides into two bronchi और इन bronchi को हम कहते हैं प्राइमरी, क्योंकि पहले हैं, फर्स्ट बन रहे हैं, so they are primary bronchi. Alright, ये प्राइमरी bronchi जो है then they will enter into lungs.
ऑलराइट, सो अगर हमें यहाँ पे रिंग्स बनानी है, सी शेप्ड बनानी है स्टूडेंट्स, तो हम इसको इस तरह से शो करेंगे, लाइक दिस। करीब 16 to 20 है, बट इस डायग्राम में हम कुछ ही बना रहे हैं। और ये रिंग्स जो है स्टूडेंट्स, ये ब्रोंकाई में भी कंटिन्यू रहती हैं, तो मैं कुछ यहां भी इनको बना देती हूं। अगेन वही सेम, सी शेप्ड इनकम्प्लीट। We'll talk about this. All right. So let us label this that these are the C-shaped cartilaginous rings. So this is about the windpipe. ट्रेकिया, इसकी लेंथ पे क्वेश्चन आता है, इसकी रिंग्स पे क्वेश्चन आता है, रिंग्स का फंक्शन किस लेवल पर ये प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड करती है। यहां पर हम इसके एपिथेलियम भी लिख लेते हैं एक बार। इट इज ऑल्सो लाइन बाय सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ऑलराइट, मैं पूरा लिख देती हूं। सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। अगर आप ध्यान में स्टूडेंट, ये ग्लैंड्यूलर है, यानी इसमें म्यूकस प्रोड्यूस होगा। म्यूकस, ये पूछते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे म्यूकस है। दूसरा, इसमें सीलिया प्रेजेंट है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये क्या करेंगे, जो सीलिया है और जो म्यूकस है, ये जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें ट्रैप करके और उनको बॉडी के बाहर थ्रो कर देंगे ताकि वो अंदर लंग्स तक ना पहुंचे। सो दिस इज द मेन फंक्शन। सो दीज आर द प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस, ये एक लेफ्ट हो जाएगा, एक राइट हो जाएगा, एक लेफ्ट लंग में जाएगा और ये दोनों लंग्स हो गए। एंड दिस इज द डायफ्राम। ऑलराइट, आप इस ट्रेकिया को नोट करिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे ब्रोंकियल ट्री, यानी प्राइमरी ब्रोंकस, और फिर वो आगे कैसे डिवाइड होगा। प्लीज नोट दिस डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, ट्रेकिया के बाद में ये एयर प्राइमरी ब्रोंकस में जाएगी और प्राइमरी ब्रोंकस से शुरू होगा ब्रोंकियल ट्री। ट्री का क्या मतलब है? जैसे ट्री में बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, स्टेम्स निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, वैसे ही ब्रोंकस जो है ये बहुत सारी ब्रांचिंग्स में डिवाइड होगा ताकि लंग के एक एक पार्ट तक वो ब्रांचिंग हो जाए और बहुत सारा अच्छे से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। फाइनली जो ब्रांच होगी उसको एल्वियस बोलेंगे, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। हमने पढ़ा था ऑलमोस्ट टेनिस कोर्ट के बराबर होता है दोनों लंग्स के एल्विलाई का, ताकि मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज हो सके। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ ब्रोंकियल ट्री। पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या होगा और फिर हम उसका डायग्राम बना लेंगे। ब्रोंकियल ट्री स्टार्ट होगा प्राइमरी ब्रोंकस से। प्राइमरी ब्रोंकस जो होते हैं ये 2 इन नंबर है। दे आर 2, वन इज राइट एंड वन इज लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। राइट वाला जो होता है स्टूडेंट्स वो थोड़ा छोटा होता है और चौड़ा होता है, वाइड होता है, और वो एंटर करेगा राइट लंग में और वो थोड़ा वर्टिकल होता है इस तरह से। जैसे ये इस तरह से, ऐसे नहीं है बराबर, जैसे ट्रे के ऊपर से आ रहा है तो दोनों इस तरह से नहीं जाते हैं, ये थोड़ा वर्टिकल और ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो और क्लियरली समझ आएगा आपको। सो लेट मी राइट दैट दिस इज शॉर्टर, वाइडर एंड मोर वर्टिकल। इसकी करीब 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, जबकि जो लेफ्ट वाला है वो लॉन्गर है, अराउंड 5 सेंटीमीटर रहता है लंबाई इसकी। डेफिनेटली ये चौड़ा है तो ये नैरो हो जाएगा, नैरो। एंड दिस इज मोर हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा सीधे की तरफ है, हॉरिजॉन्टल है। ऑलराइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं। नाउ राइट वाला एंटर करेगा राइट लंग में, लेफ्ट वाला एंटर करेगा लेफ्ट लंग में। सो प्राइमरी ब्रोंकस जो होते हैं दे एंटर्स लंग्स। ये क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का लंग के अंदर एंटर करता है? इट इज द प्राइमरी ब्रोंकस। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नाउ प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड करेगा, और जब ये डिवाइड करेगा, अभी हम क्विकली लिख लेते हैं, तो सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएगा। नाउ सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये 3 होते हैं राइट में और 2 होते हैं लेफ्ट में। अभी आपको डायग्राम में समझ आ जाएगा, क्योंकि राइट लंग जो है वो बड़ी लंग होती है, उसमें 3 लोब्स में डिविजन होते हैं, तो तीनों 3 डिविजन्स देगा, और लेफ्ट साइड में 2 ही डिविजन्स होते हैं, तो वो दोनों डिविजन्स दे देगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं। नाउ दिस विल फर्दर डिवाइड, और पतले पतले डिवाइड होंगे, तो ये इनको कहेंगे हम टर्शियरी ब्रोंकाई। ये 8 होंगे, 10 होंगे राइट में एंड 8 होंगे लेफ्ट में टोटल। ये सब क्वेश्चंस हैं। नाउ मतलब वो जो लोब्स हैं लंग्स के, वो और छोटे छोटे डिविजन है, हर एक एक डिवीजन तक हमको एयर पहुंचानी है। अब टर्शियरी ब्रोंकाई जब डिवाइड होंगे तो इसका डायमीटर एकदम से बहुत कम हो जाता है। ये तो करीब 0.5 से 1.5 सेंटीमीटर तक रहते हैं, लेकिन एकदम से जब ये डिवाइड होगा तो बहुत पतला हो जाता है, मिलीमीटर्स में हो जाता है। तब इसे ब्रोंकाई ना कहकर ब्रोंकियोल कहने लगते हैं। सो द नेक्स्ट विल बी ब्रोंकियोल। और कौन सा वाला ब्रोंकियोल? पहला ब्रोंकियोल है, पहला डिवीजन है पतला सा, सो इट इज कॉल्ड इनिशियल ब्रोंकियोल। आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकस ब्रोंकाई की बात है, सिंगल प्लूरल, और ये ब्रोंकियोल शुरू हो गया है यहां से। ये बहुत सारे नंबर में होते हैं, इसलिए हमने कोई नंबर नहीं लिखा। अब ये ब्रोंकियोल कई बार डिवाइड होगा, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन बनाई है। बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होगा, डिवाइड होकर ये फाइनली बनाएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल। और टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है, यहां तक इसे हम ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है वो डिवाइड होकर बनाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, जो कि ब्रोंकियल ट्री का पार्ट नहीं है, यहां से शुरू हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्री। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने डॉटेड लगाकर छोड़ दिया है। रेस्पिरेटरी ट्री बिगिंस। ब्रोंकियोल ही है, पतली पतली सी ही ट्यूब है, बट एपिथेलियम चेंज हो जाती है, फंक्शन चेंज हो जाता है। यहां तक का जो पार्ट है, नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, यहां तक सिर्फ एयर का कंडक्शन हो रहा है, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा ब्लड के साथ। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के पार्ट से एक्सचेंज होने लग जाता है, यही आगे जाके डिवाइड करके एल्विलाई बनाएगा। सो फंक्शन ही बदल रहा है, इसीलिए हमने इसको इस पार्ट में इंक्लूड नहीं किया है। नाउ यहां पर कुछ पॉइंट्स और हमें पता होने चाहिए, जैसे कि जो सी शेप्ड की कार्टिलेजिनस रिंग है वो कहां कहां तक होती है। सो यहां पर हम एक नोट लिख लेते हैं, दैट सी शेप्ड, वही सेम इनकम्प्लीट हाईलाइन कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स कहां कहां पे प्रेजेंट है। ये ट्रेकिया से शुरू हो रही थी, प्राइमरी ब्रोंकस में मिलती है, सेकेंडरी ब्रोंकस में मिलती है, टर्शियरी ब्रोंकाई में मिलती है, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक मिलती है, इसके बाद नहीं मिलती है। यहीं तक एयर का पूरा फिल्ट्रेशन हो जाता है, यहां तक कि जो एपिथेलियम है वो भी सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार है, ताकि इजीली सीलिया के थ्रू, म्यूकस के थ्रू वो डस्ट पार्टिकल्स को बॉडी के बाहर थ्रो कर सके। सो कहां से स्टार्ट है? फ्रॉम ट्रेकिया up to initial bronchioles. Now students, this is very important, और ये बड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी इसीलिए है ये क्योंकि कुछ बुक्स ये कहती हैं कि जैसे ही ब्रोंकियोल पार्ट स्टार्ट होता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स एब्सेंट होती हैं, बट इनिशियल ब्रोंकियोल्स में मिलती है। क्वेश्चन आता है, अच्छे से रटा होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें कौन सी एपिथेलियम है, क्या डायमीटर है, वो हम बाद में लिखेंगे। सो इट शुड बी वेरी क्लियर टिल हियर। नेक्स्ट नोट ये है कि फ्रॉम एक्सटर्नल नेयर्स अप टू कहां तक? टर्मिनल ब्रोंकियोल, अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्टूडेंट्स कंडक्टिंग पार्ट। सिर्फ एयर का कंडक्शन हो रहा है,
ताकि वो नीचे एक्सचेंज वाले पार्ट तक पहुंच सके. सो दिस इज कॉल्ड कंडक्टिंग पार्ट. दैट मीन्स नो गैसियस एक्सचेंज. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दोनों ही नोट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसको लिखिए, फिर हम इनको डायग्रामेटिक व्यू में सीखते हैं. So now students, let us draw the diagram to understand ये सारी branchings किस तरह से होती है. Alright? अब यहां पर हम जो है let us begin. This is the thyroid cartilage, epiglottis, and then this is the cricoid cartilage. So this is basically larynx. Now larynx से ये आया trachea, और trachea में है C-shaped rings like this. 16 to 20 है, हम सारी नहीं बना रहे हैं. So this is trachea. Now this trachea, अब प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकस बनाने हैं. अब हम जानते हैं कि प्राइमरी वाला मोर वर्टिकल है और सेकेंडरी वाला मोर हॉरिजॉन्टल है. तो हम इसको बराबर दो नहीं बनाएंगे, हम इसे थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे, और ये चौड़ा है तो हम दिखना भी चाहिए, तो हम इसे थोड़ा सा वाइड बनाएंगे, और इसे हॉरिजॉन्टल बनाएंगे थोड़ा, और पतला बनाएंगे, नैरो बनाएंगे, और लंबा बनाएंगे लाइक दिस. ऑलराइट? और इसमें भी रिंग्स हैं. सो लेट अस ड्रॉ 1 2. थोड़ी सी बना देते हैं हम ताकि हमें याद रहे. सो ये जो है दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकस. ये लेफ्ट वाला हो जाएगा, एक राइट वाला हो जाएगा. ना अब ये प्राइमरी ब्रोंकस मैं अलग अलग कलर से बना रही हूं ताकि आपको याद रहे, कंफ्यूजन ना हो. प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड करेगा सेकेंडरी ब्रोंकस में. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? सपोज ये लंग है, यहाँ पे ये 3 लोब्स में डिवाइडेड होते हैं. हम लंग के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे. तो प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो 3 सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड करेगा. 1 2 एंड 3. जबकि जो लेफ्ट वाला प्राइमरी ब्रोंकस है वो 2 ही डिविजन्स में डिवाइड करता है, क्योंकि लेफ्ट लंग के 2 ही लोब्स होते हैं. सो दीज आर द सेकेंडरी ब्रोंकस और द ब्रोंकाई. Bronchus, 3 right and 2 left. Now ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं ये डिवाइड करेंगे टर्शियरी में. अब हम एक को ले लेते हैं, इसने फिर डिवाइड किया, ये पतले होते जाएंगे. सपोज लाइक दिस. ऑलराइट? सो नाउ दिस इज द टर्शियरी ब्रोंकस. टर्शियरी ब्रोंकस. 10 in the right lung and 8 in the left lung. Now this will further divide. हम एक को ले लेते हैं, अब ये फिर से डिवाइड करेगा. इसने फिर डिवाइड किया पतले पतले ट्यूब्स में. इसे कहेंगे इनिशियल ब्रोंकियोल. यहां तक रिंग्स मिलेंगे ब्रोंकियोल्स. अभी बहुत सारे हैं इसलिए इनका कोई नंबर नहीं है. ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी ऐसे डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, ये सब डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से. नाउ इनिशियल ब्रोंकियोल और कई बार डिवाइड करेगा, और फाइनली डिवाइड करके, सपोज हम एक बना देते हैं इसका इस तरह से, फाइनली डिवाइड कर कर जो ये स्ट्रक्चर बनाएगा लास्ट है, तो इसे कहेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल. नाउ टर्मिनल ब्रोंकियोल फिर डिवाइड करेगा, और अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल. एंड नाउ यहां से कहानी चेंज हो जाएगी. दिस इज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और यहां से शुरू हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्री. तो ब्रोंकियल ट्री कितना है स्टूडेंट्स? प्राइमरी ब्रोंकस से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, यानी तीनों तो इसमें ब्रोंकस आ गए और सारे के सारे ब्रोंकियोल्स आ गए. सो दिस इज द ब्रोंकियल ट्री. और ये कंडक्टिंग पार्ट है पूरा, एक्सटर्नल लेयर से लेके यहां तक. दिस इज द कंडक्टिंग पार्ट. ऑलराइट? नाउ
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है यहां से शुरू हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्री. सो लेट अस राइट डाउन रेस्पिरेटरी ट्री. कहां से शुरू हो रहा है ये? इट इज बिगिनिंग विद द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. नाम ब्रोंक्यूल है बट रेस्पिरेटरी ट्री का पार्ट है. यहां से एपिथेलियम ही चेंज हो जाती है, क्यूबॉइडल टाइप की एपिथेलियम आ जाएगी, वहां तक कॉलमनार टाइप की होती है. सो लेट अस राइट इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. नाउ ये अच्छे से लर्न होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. और ये जो है दिस इज द एक्सचेंज पार्ट. यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल हैपन. सो दिस इज योर एक्सचेंज पार्ट. दैट मीन्स गैसियस एक्सचेंज हैपन्स यहां पर एक्चुअली. नाउ लेट अस राइट डाउन व्हाट हैपन्स. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल अब ये डिवाइड करेगा, और जब ये डिवाइड करेगा तो ये बनाएगा एल्वियोलर डक्ट्स. सो वी विल हैव एल्वियोलर डक्ट्स. यहां से एपिथेलियम वापस चेंज हो जाती है, अब वो स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगी क्योंकि अब उसे थिन होना है, उसे एक्सचेंज करना है. सो आइए यहां पर हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं. सपोज ये इस तरह से डिवाइड हुआ. सो दीज आर द this one, white one, this is the alveolar duct. Now ये जो alveolar duct है ये एक respiratory bronchiole alveolar duct. अब ये alveolar duct जो है स्टूडेंट्स ये एट्रियम में ओपन होगी. So the next part is atrium, plural is atrium. आइए इसको हम येलो कलर से बना देते हैं. Now this will be like this. Further divisions. Alright, ये सब लंग के अंदर ही है, ठीक है. सो लेट अस लेबल दिस नाउ. ये येलो वाला जो पार्ट है दिस इज द एट्रियम. ये सब डिविजन हो रहे हैं सब में. अब ये जो एट्रियम है स्टूडेंट्स ये इस तरह से बहुत सारे एल्वियोलाई में खुलेगा. ये जो बबल जैसा गोल सा स्ट्रक्चर है ये एक सिंगल स्ट्रक्चर को एल्वियोलस कहते हैं, और ये जो पूरा का पूरा इसका झुंड है इसे एल्वियोलर सैक कहते हैं. तो एट्रियम किसमें ओपन हो रहा है? एट्रियम इज ओपनिंग इनटू एल्वियोलर सैक. और एल्वियोलर सैक किसका बना हुआ है? एल्वियोलाई का बना हुआ है, एल्वियोलाई का. ऑलराइट, सो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स जहां पर कि एट्रियम खुल रहा है इसे तो कहते हैं एल्वियोलर सैक. मैं इसको यहां भी लिख देती हूं. दिस फुल पार्ट इज द एल्वियोलर सैक. और ये जो एक सिंगल है दिस इज द एल्वियोलस. और ये जो पूरा है दिस फुल दिस इज द रेस्पिरेटरी ट्री जहां पर कि एक्चुअली ब्लड वेसल्स हैं और गैसेस का एक्सचेंज होने वाला है. एपिथेलियम का टाइप बदल गया है, कौन सा है वो हम एक टेबल में एक साथ लिखेंगे. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. एंड ये जो एल्वियोलस है दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग. यही वो सरफेस है स्टूडेंट्स, ये वाला जो एक गोल सरफेस लाइक दिस. यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होगी इस तरह से, और यहाँ पे ब्लड वेसल आएगी कैपिलरी, और फिर इनके बीच में एक्सचेंज होगा O2CO2 का. सो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. आप इसको नोट डाउन करिए एंड देन वी विल टॉक अबाउट द एल्वियोलस. सो स्टूडेंट्स वी हैव सीन कि किस तरह से एयर एक्सटर्नल लेयर से एंटर हुई, वेस्टिबुलर पार्ट में फिल्टर हुई, रेस्पिरेटरी पार्ट में ह्यूमिडिफाई हुई जो इसका एयर कंडीशनर है, वहां से इंटरनल लेयर्स के थ्रू नेजोफैरिंक्स में पहुंची, लैरिंगोफैरिंक्स में पहुंची, ग्लॉटिस ओपनिंग के थ्रू लैरिंग्स, देन लैरिंग्स से ट्रेकिया, देन ट्रेकिया से ऑल दीज ब्रोंकियल ट्री से रेस्पिरेटरी ट्री, और फाइनली एयर कहां पहुंच गई? एल्वियोलस में, विच इज द मेन स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट. सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्कूल में भी अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट एल्वियोलस.
सिंगुलर इज alveolus and plural is alveoli. First question which is asked, it is the structural and functional unit of our respiratory system or lungs. Structural and functional unit of lung. Direct question है students, कई बार आया हुआ है. Now, alveolus जो होता है इसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज, हम वापस लिख लेते हैं. लाइंड बाय सिंपल यानी सिंगल लेयर्ड फ्लैट एपिथेलियम सेल्स. सो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. इसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं. एक्चुअली कई टाइप के होते हैं. इंपॉर्टेंट वंस आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. ये जो एपिथेलियम है इसमें, इन सेल्स को न्यूमोसाइट्स बोलते हैं. न्यूमो वर्ड TNEUMO, न्यूमो वर्ड एयर के लिए यूज करते हैं. यहां तक एयर पहुंच रही है, एयर एक्सचेंज हो रही है, तो इन सेल्स को न्यूमोसाइट्स नाम दे दिया. नंबर 1 इज न्यूमोसाइट्स टाइप 1. ये मेन स्क्वैमस सेल्स हैं जो गैसियस एक्सचेंज करेंगे ब्लड कैपिलरी के साथ. ऑलराइट, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज विद ब्लड. ऑलराइट, सो इफ आई ड्रॉ कैपिलरी हियर, सॉरी दिस इज द alveolus. ये स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स हो गए. ये alveolus की कैविटी है. यहां पर एक ब्लड वेसल, एक कैपिलरी आ रही है लाइक दिस. ये कैपिलरी की एंडोथेलियम होगी स्टूडेंट्स. ये भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, हम जानते हैं. और इनके बीच में एयर का एक्सचेंज हो जाएगा. कैसे होगा, क्या होगा, वो सब स्टोरी हम अलग से पढ़ेंगे. सो अभी की हम ये बात करें कि CO2 जो है वो इधर चली जाएगी, CO2, और यहां से O2 अंदर आ जाएगी. ये न्यूमोसाइट्स टाइप 1 का काम है. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूमोसाइट 2? सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स आर न्यूमोसाइट 2. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. क्या क्वेश्चन पूछते हैं? पहले इसका एक और नाम है, इनको क्लारा सेल्स भी कहते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. What are Clara cells? They are the pneumocytes 2 of the alveoli. क्या काम है इनका? गैसियस एक्सचेंज तो ये 1 ही कर रहे हैं. ये सेल्स इसी लेयर पे प्रेजेंट रहते हैं और ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे सरफेक्टेंट कहते हैं. एक्चुअली क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इस कैविटी में जो फ्लूइड है वो लगातार जो बाहर से इस पे एक टेंशन फोर्स पड़ रहा है एल्वियोलस पे, और अगर हमने इसकी रोकथाम नहीं करी, इसको रोका नहीं, तो इस टेंशन के कारण ये कोलैप्स हो जाएगा, ये पिचक जाएंगे एल्वियोलस. और एल्वियोलस अगर कोलैप्स हो गए तो फिर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा. सो व्हाट हैपेंस, ये जो टाइप 2 सेल्स हैं ये यहाँ पर एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो इस पूरी एपिथेलियम को लाइन करता है इस तरह से. सो व्हाट डू दे डू? दे प्रोड्यूस सरफेक्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सरफेक्टेंट. और ये सरफेक्टेंट जो सब्सटेंस है ये किसका बना हुआ है? ये एक फॉस्फोलिपिड है, दैट इज लेसिथिन. दिस इज अनदर क्वेश्चन. इट इज लेसिथिन फॉस्फोलिपिड. हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मैक्सिमम यही वाला फॉस्फोलिपिड मिलता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं. नाउ ये क्या करता है, ये जो सरफेक्टेंट है ये जो सरफेस टेंशन है सब तरफ से उसको रिड्यूस करता है, उसको काउंटरैक्ट करता है ताकि एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं हो. सो व्हाट डज दिस डू? दिस रिड्यूस सरफेस टेंशन. डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पूछते हैं. याद रखना बहुत सिंपल है, इसकी सरफेस पे एक टेंशन है और टेंशन में हमें
हमेशा इंसान क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है, तो एल्विलाई भी क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स से बचाना है तो सरफेस टेंशन को क्या करना पड़ेगा, हमेशा जिंदगी में कम करना है, ताकि हम भी कोलैप्स नहीं हो, पिचके नहीं। सो ये भी क्या करेगा, रिड्यूस। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रिड्यूस करता है या इंक्रीज करता है। आप तो इतना याद रख लो कि टेंशन को हमेशा रिड्यूस ही करना है लाइफ में। सो दिस विल ऑल्सो रिड्यूस द सरफेस टेंशन, और इस कारण से इट प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। सो दिस इज द मेन फंक्शन, हाउ इट वर्क्स। बना किसका है, लेसिथिन का बना है। नाउ स्टूडेंट्स, जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं, आपने सुना होगा अगर या कभी फैमिली में आसपास देखा हो, 7 माह से बच्चे हो जाते हैं, प्रीमेच्योर हो जाते हैं, वो क्यों नहीं सरवाइव कर पाते, वो इसीलिए नहीं सरवाइव कर पाते क्योंकि जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तुरंत उसके लंग्स एक्टिव हो जाते हैं और इट स्टार्ट्स गैसियस एक्सचेंज विद द एटमॉस्फेयर। नाउ ये जो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन होता है ये प्रेगनेंसी के 34 वीक्स पे स्टार्ट होता है, यानी 8.5 मंथ्स पे। अगर ये सर्फेक्टेंट नहीं हुआ प्रोड्यूस या कोई डिजीज के कारण नहीं हुआ, हम पढ़ेंगे डिजीज, तो एल्वियोलाई कोलैप्स होंगे, और एल्वियोलाई कोलैप्स होंगे तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन सेल को नहीं मिल पाएगा, CO2 बाहर नहीं निकल पाएगा, दैट विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द सेल एंड डेथ ऑफ द पर्सन। छोटे बच्चों में जो फीटस है 34 वीक्स के पहले का, मान लो 28 वीक्स पे डिलीवरी हो गई किसी भी कारण से, उस बेबी के लंग्स में, एल्वियोलस में सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ अभी तक, यानी कि उसकी एल्वियोलाई अभी कोलैप्स्ड स्टेट में है, वो गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, जिस कारण से वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एल्वियोलस के पास एक टाइप के और सेल्स होते हैं, दैट इज द मैक्रोफेजेस, नोन एज। आपको याद अगर हो, हमने जब मैक्रोफेजेस पढ़े थे कनेक्टिव टिश्यू में, तो हमने पढ़ा था कि वो मैक्रोफेज जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में मिलते हैं उन्हें हिस्टियोसाइट्स कहते हैं, और लंग्स में मिलने वाले हिस्टियोसाइट्स अगर आपको याद हो, हमने उन्हें कहा था डस्ट सेल्स। So they are the macrophages of lungs. They are also present in this alveolus, ताकि अगर वैसे तो पूरा फिल्ट्रेशन होता हुआ आ रहा है एयर का, लेकिन अगर फिर भी कोई जर्म्स बैक्टीरिया हो तो वो उसे किल कर दे। So they are also present. Alright, so this is about the alveolus. This is the smallest unit, the main structural basic unit. आप इसको नोट डाउन करिए, मैं इसको यहाँ ये और लिख देती हूँ, this is surfactant. फिर हम लोग एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की टाइप ऑफ एपिथेलियम एंड डायमीटर को नोट डाउन करें। प्लीज नोट दिस डाउन। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस क्विकली मेक द टेबल, ताकि हम सबके एपिथेलियम एक साथ याद कर सकें। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स को, अलग अलग बुक्स में कुछ कुछ डिस्पैरिटीज हैं, हम वो स्टैंडर्ड टेबल बना रहे हैं जिसपे से क्वेश्चंस आते हैं। डायमीटर्स लर्न करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टाइप ऑफ एपिथेलियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायमीटर्स मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरह से जब ये ब्रांचिंग होती है तो ये नैरो होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस मेक द टेबल। We will write the structure of the respiratory tract, then epithelium type, and then we'll write the diameter. हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, we are talking from trachea, larynx, pharynx, nasal chamber, उनके एपिथेलियम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद ट्रेकिया। पहला स्ट्रक्चर है ट्रेकिया, दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा ब्रोंकाई, सारे ब्रोंकाई यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई। देन थर्ड स्ट्रक्चर विल बी ब्रोंक्यूल्स। कहां से शुरू हो रहे हैं? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स से डिवाइड होते 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 अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल नहीं इंक्लूडेड है, वो अलग से है क्योंकि वहां से गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट हो रहा है। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल पढ़ेंगे फिर हम कैसी एपिथेलियम है। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद में एल्वियोलर डक्ट एंड फाइनली द एल्वियोलाई। और
alveolus. ये सारे पार्ट्स हमको कवर करने हैं. Alright, so now let us begin first with the type of epithelium. ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में दोनों में ही सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड यानी सीलिया है, कॉलमनार ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, मतलब म्यूकस भी सिक्रीट हो रहा है. सो शॉर्ट में PSCCGE एपिथेलियम. एंड सेम हियर PSCCGE, इन दोनों में सेम टाइप की है. ऑलराइट, अगर हम डायमीटर की बात करें, ट्रेकिया का डायमीटर अबाउट 2 सेंटीमीटर होता है. ये सब अप्रॉक्सीमेट है, जबकि जो ब्रोंकाई होते हैं स्टूडेंट्स, ये 0.5 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक होते हैं. अब आप देखेंगे जो डायमीटर है वो कम होता जाएगा क्योंकि नीचे डिवीजन होता जा रहा है. तो ये 2 सेंटीमीटर का याद रखने के लिए ये करीब 1.5 सेंटीमीटर है. ये प्राइमरी ब्रोंकस होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी. नाउ ब्रोंक्यूल्स की अगर हम बात करें, यहां तक कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा और कंडक्शन हो रहा है. कंडक्शन हो रहा है मतलब कि हमें क्या करना है, बॉडी को जो डस्ट पार्टिकल्स है उन्हें बाहर फेंकना है, यानी सीलिया तो इनमें मिलेंगे, लेकिन जो एपिथेलियम होगी वो कॉलमनार ही है, लेकिन सिंपल कॉलमनार है. सो दिस इज सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम with mucus cells, so we can write glandular epithelium. Alright, so यहाँ भी ciliated है, columnar है, glandular है, but pseudo stratified है. यहाँ पे simple columnar है, ciliated है और mucus cells भी है. यहाँ पे ये इस तरह से हो गया. Now respiratory bronchiole. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम आ गई है, क्योंकि अब कंडक्शन का पार्ट नहीं है, अब एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज सिंपल क्यूबॉइडल. अब यहाँ सीलिया का भी रोल नहीं है क्योंकि एक्सचेंज है. सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है. सीधा सा फंडा है, आप सिंपल सा याद रखो, जिस पार्ट में कंडक्शन हो रहा है वहां तक सीलिया मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे. सो दिस इज नॉन सीलिएटेड. कुछ बुक्स कहती हैं कि कुछ सीलिया होता है, बट हमें यही याद रखना है, यहाँ ग्लैंड्स की भी जरूरत नहीं है. सो दिस इज बेसिकली सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. नाउ एल्वियोलर डक्ट. एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई इन दोनों में ही कैसी मिलेगी, सिंपल स्क्वैमस. अब यहाँ से एक्चुअल एक्सचेंज हुआ है. सो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, और ये दोनों ही कैसी हैं स्टूडेंट्स, नॉन सीलिएटेड. हम लिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नॉन सीलिएटेड है. इस पार्ट में सीलिया की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से एक्सचेंज हो रहा है. क्योंकि अगर हम डायमीटर्स की बात करें, सबसे छोटा जो है वो एल्वियोलस है, विच इज द स्ट्रक्चरल यूनिट. दिस इज लेस देन 0.5 mm. ये हो जाएगा करीब 1 mm, एंड दिस विल बी अराउंड 1.5 to 1 mm. Alright, and this will be about ये mm है और ये हो जाएगा करीब लेट्स से ये आधा सेंटीमीटर है. सो दिस विल बी ऑल्सो अबाउट 2 to 1.5 mm. इस तरह से ये चेंज होता है. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है डायमीटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लर्न करना. एक ट्रेकिया का डायमीटर याद होना चाहिए विच इज 2 सेंटीमीटर्स, और एक एल्वियोलस का डायमीटर याद होना चाहिए विच इज लेस देन 0.5 सेंटीमीटर. दैट इज ऑल. बाकी तो लगातार रिड्यूस हो रहे हैं. एपिथेलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल क्विकली रिवाइज. ट्रेकिया ब्रोंकाई दोनों में ही सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम. यहाँ सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड, सीलिया सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट में है. इन दोनों इन सब पार्ट्स में सीलिया नहीं है. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में सिंपल क्यूबॉइडल और नीचे एल्वियोलर पार्ट में सिंपल स्क्वैमस. आप इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, फिर हम एक बार क्विकली पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक लाइन में लिख लेंगे. प्लीज नोट दिस डाउन. सो नाउ स्टूडेंट्स, we have seen the complete respiratory tract from external nares up to alveolus. So now let us write down this respiratory tract. ये important है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं.
फिल इन द ब्लैंक करके दे देते हैं और पूछते हैं अब इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा। अगर आप पूरा अच्छे से समझ चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू। लेट अस सी। इट बिगिंस विथ एक्सटर्नल नेज, देन nasal chamber. From nasal chamber the air will go into the internal nares, and from there it will go into the nasopharynx. From nasopharynx it will go into the laryngopharynx. From laryngopharynx it will go into the larynx. अब आप को बिल्कुल मेरे साथ साथ याद आना चाहिए, लैरिंग से ये जाएगा, द एयर विल गो इनटू द ट्रेकिया, फ्रॉम ट्रेकिया इट विल गो इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई, फ्रॉम प्राइमरी ब्रोंकाई इट विल गो इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस का एक और नाम है, हम यहीं पर लिख लेते हैं, लोब्यूलर ब्रोंकस, क्योंकि ये लंग के लोब्स में डिवाइड हो रहा है। देन इट विल गो इनटू द टर्शियरी ब्रोंकस। टर्शियरी ब्रोंकस इज ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंटल ब्रोंकस, which was 10 in right and 8 in left. Now टर्शियरी ब्रोंकस के बाद एयर पहुंचेगी इनिशियल ब्रोंक्यूल में। इनिशियल ब्रोंक्यूल से एयर पहुंचेगी इनटू द फाइनली इनटू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। यहां तक का ये जो पूरा पार्ट है, दिस फुल पार्ट अप टिल हेयर, दिस इज द कंडक्टिंग पार्ट वेयर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैस, देयर इज ओनली फिल्ट्रेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन। क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पे? एयर का फिल्ट्रेशन, यानी सीलिएटेड पार्ट है पूरा, म्यूकॉइड सब्सटेंस है ताकि सब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ट्रैप हो जाएं। एयर का ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, यानी उसे बॉडी टेम्परेचर तक लाया जा रहा है, प्लस एयर का कंडक्शन हो रहा है नीचे रेस्पिरेटरी पार्ट तक। ये तीन इसके फंक्शंस हैं। नाउ terminal bronchiole will now divide to form respiratory bronchiole. Respiratory bronchiole will form alveolar duct, ये हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से atrium, then alveolar sac, और alveolar sac में present है alveolus और alveoli। ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज द एक्सचेंज पार्ट जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होगा। सो दिस इज द एक्सचेंज पार्ट। सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एक नोट हम और लिख लेंगे स्टूडेंट्स, एल्व्यूलाई का नंबर अगर हम बात करें, सो ह्यूमन लंग में, हर लंग में 300 मिलियन एल्व्यूलाई होते हैं इन ईच लंग। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एल्व्यूलस इन ह्यूमन लंग्स आए, दोनों लंग्स में टोटल पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 600 मिलियन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ईच लंग की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इट्स टू पार्ट्स, द कंडक्टिंग पार्ट and the exchange part. So with this we have completed the respiratory tract. Now in the next class, students, we will talk about the lungs, which are the main organs, and the actual process of respiration. Till then, very happy learning and have a good day. Thank you.